हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 14। जो हमारा चैप्टर 14 है वो क्या है? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आज हम जानेंगे विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में। आपने कक्षा 6 के अध्ययन 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने कक्षा 6 में सुझाए गए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपका हाथ कितना स्थिर है, परीक्षण कीजिए या व्यवस्था। यह हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक। क्या यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों के प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसा कि सारणी 14.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत शेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इनमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल, एक तो धनात्मक टर्मिनल होता था और एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए आप क्या करेंगे? ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाएंगे। प्रतीकों के अनुसार निरूपित कीजिए। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी का क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। अतः हम चित्र में 14.2 में दर्शाए अनुसार 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों के इस प्रक्रम के संयोजन को क्या कहते हैं? हम बैटरी कहते हैं। जैसा कि हमको क्या दिया गया है? विद्युत के परिपथ के कुछ अवयव और उनके प्रतीक सारणी में दिए गए हैं। विद्युत अवयव और प्रतीक। विद्युत सेल, इसका हमको यहाँ पर प्रतीक दे रखा है। ये विद्युत बल्ब, इसका प्रतीक दे रखा है हमको। स्विच ऑन और ऑफ की स्थिति में इसका प्रतीक, ये हमारा क्या है? स्विच ऑन स्थिति में है और यहाँ पर क्या है? स्विच ऑफ स्थिति में दिखाई दे रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारी क्या बैटरी दिखाई दे रही है और ये इसका प्रतीक है और ये संयोजित तार है और ये तार का प्रतीक है। अब हम देखते हैं टॉर्च या ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी का उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 2 सेलों की बैटरी, 4 सेलों की बैटरी। ये क्या दिखाई दे रही है? 2 सेलों की बैटरी। ये क्या होता है? धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक सिरा। तो यहाँ पर क्या करते हैं? धनात्मक सिरे को ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं? किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रिय, इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। जैसा कि हम यहाँ पर 14.3 में बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रिया इन धन तथा ऋण में चिन्हित अंकित होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों को एक साथ संयोजित करना। जैसे ये धन सिरा है, फिर यहाँ ऋण, धन ऋण, ऐसे ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों के संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। अब हम यहाँ देख सकते हैं सेल होल्डर। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? सेल और उसके होल्डर दिखाई दे रहे हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों की बैटरियां
बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 2 सेलों की बैटरी दिखाई दे रही है हमको। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक 14.1 में दर्शाए गए हैं। आइए अब हम सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख खींचेंगे। जैसा कि हम देखते हैं पहेली तथा बूझो या जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टर, ट्रक और इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी होती है, तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में हमारी सहायता कर सकते हैं? ये क्या ट्रक की बैटरी तथा इसका कार्ड चित्र दिखाई दे रहा है हमको। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 14.1। चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही बल्ब स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब क्या होता है, दीप्त हो उठता है। जैसा कि हमको यहाँ दिखाया गया है, एक विद्युत परिपथ करके दिखाया गया है। स्विच ऑन की स्थिति में क्या होता है, हमारा जो बल्ब हो जाता है वो दीप्त हो जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयव के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र 14.8 में दर्शाए आरेख जैसा ही है? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 14.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का आरेख ये क्या दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर स्विच ऑन की स्थिति में क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा बल्ब है वो दीप्त होता दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। यह चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है। इन दोनों परिपथ में क्या अंतर है? जैसे कि अब हम देखते हैं क्या अन्य परिपथ है। क्या चित्र 14.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, परिपथ बंद हो। जैसे कि अब हम देख सकते हैं बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। जैसे कि हम ध्यान दीजिए कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब परिपथ जो हमारा स्विच ऑन की स्थिति में होता है तब क्या होता है, हमारा परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब हमारा स्विच ऑफ होता है तब क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम देखते हैं चेतावनी। विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी भी ना छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेल का ही उपयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम देखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। क्रियाकलाप 14.2। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। क्या क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है? स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। क्रियाकलाप 14.3।
चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत संयंत्रों में मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। अब हम देख सकते हैं, सावधानी, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें। ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्लभ हो सकते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापी प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्र को एक सूची बनाइए। अपने कमरे को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब इन संधारित्र को विद्युत मेष के संयोजित करके स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं, जैसा कि हमको यहाँ हीटर दिखाई दे रहा है। खाना पकाने में उपयोग होने वाला कोई विद्युत तापक हीटर है ये। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के अब हम देखते हैं। बूझो विद्युत इस्त्री का उपयोग अवयव नहीं देख पाया। पहले ने उसे बताया कि जो हमारा निमज्जन तापक, इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आप अपने विद्युत साधित्र का अवयव देख पाते हैं? जैसे कि हमको क्या दिखाई दे रही है, विद्युत इस्त्री का तापन अवयव दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप पर तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु दिखाई दे रहा है हमको। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। क्रियाकलाप 14.4। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम का तार के स्थान पर इस्पात, ऊन, स्टील वूल का तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात वूल के जूने का उपयोग प्रिया रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में किया होता है तथा यह किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के पश्चात परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊन के तार, उतना लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि क्या वह होता है, क्या इसका इस्पात ऊन तार की या लड़ी पिघलकर टूटती है। जैसा कि हम देखते हैं, विद्युत बल्ब का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब ऊष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। इससे विद्युत की क्षति होती है। इस क्षति को बल्ब के स्थान पर प्रदीप्त नलिकाओं, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है। सहंत प्रदीप्त लैंप CFLs भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं तथा इन्हें सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्रदीप्त नलिकाएं CFLs दिखाई दे रहे हैं। तथापि बल्बों की प्रतिदीप्त नलिकाओं अथवा CFLs को क्रिया करने से पहले इन पर भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह को देखना चाहिए। वास्तव में किसी भी विद्युत साधित्र का क्रिया करने से पूर्व इस चिन्ह को देखना अवश्य चाहिए। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र का निर्माण सुरक्षा संबंधित सभी शर्तों का ध्यान में रखा गया है तथा इसके उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज।
कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जाने सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। सावधान, कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज की नई फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों का संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अति भारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अति भारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 14.14 अपने घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया और इसके अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा तथा विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा हमको, विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 14.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल संयोजित कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्या दिखाई दे रहा हमारे यहाँ पर, ये हमारी जो माचिस की डिब्बी दिखाई दे रही है उसमें हमको तार लपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCBS का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह आवश्यक देखिए। अब सावधान, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में लाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आ जाती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यहाँ भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या आप किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। यहाँ पर जो हमें ये फोटो दिखाई दे रहा है किसका है? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का फोटो दिखाया गया है। अतः
जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं। विद्युत चुंबक क्रियाकलाप 14.6 लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। आप स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या आप पिन कील के सिरे से चिपके हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। विद्युत चुंबक के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखिए, इस क्रियाकलाप में एक बार कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दे तो सेल शीघ्र ही दुर्लभ हो जाता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व समाप्त या नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार के क्रेनों के सिरे पर प्रिय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। विद्युत घंटी। अब हम देखेंगे विद्युत घंटी के बारे में। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लपटी हुई है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जोड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बना रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क में पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्र से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़े घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। हम यहाँ देख सकते हैं विद्युत घंटी का मॉडल और इसका परिपथ हमको दिखाया गया है। अब हमको कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं जैसा कि बैटरी, विद्युत अवयव, विद्युत परिपथ, लघुपथन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत साधित्र, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और कुंडली। आपने क्या सीखा? विद्युत अवयव को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत
रोधी तार से लिपटी हुई विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।